अब करते हैं। लास्ट टर्न तक हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा आपको बता दिया था और आपने नोटिस भी किया, आपने देखा भी कि अगर जरा सी सावधानी हट जाती है तो दुर्घटना घट जाती है। मतलब ये हुआ था कि फर्स्ट मिनिमा के एक्सप्लेनेशन के दौरान, ठीक है, आपको ये इमेजिन करना था कि मैं इसलिए भी रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि आज जो एक्सप्लेनेशन होना है उसके बाद उसमें ये हेल्प करेगा। तो मैंने ये बताया था, जल्दी से ब्रीफ कर देते हैं उसको अगर लास्ट टर्म पे ना समझ में आया हो तो। हमने लास्ट टर्म पे जो किया था वो एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा किया था। कैसे किया था? उसमें एक पॉइंट ए था और एक पॉइंट बी था जो कि स्लिट के एंड पॉइंट से ये बीचों बीच का पॉइंट ओ डैश था। फिर टोटल जो स्लिट सेपरेशन था वो डी था, मतलब सॉरी स्लिट विड्थ जो था वो डी था। यहाँ से यहाँ पे हमने एक स्क्रीन रखी थी, स्क्रीन पे हमको मिल रहा था एक डिफ्रैक्शन पैटर्न जिसका ये पहला फर्स्ट मिनिमा था। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने क्या किया था कि अगर हम इसकी पोजीशन को θ1 लिखें, ठीक है, तो यहाँ मिनिमा आने का मतलब ये है कि यहाँ पे 100% डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। मिनिमा का मतलब हो गया डार्कनेस, मिनिमा का मतलब हो गया डार्कनेस, और अगर डार्कनेस आई है तो 100% डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में ये चीज़ होनी चाहिए कि दो सोर्सेस के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो मैंने क्या किया था, इस क्योंकि हाइगन्स वेव थ्योरी कहती है कि हम वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट था, स्लिट के अंदर ये प्लेन वेव फ्रंट एंटर किया था अगर आपको याद हो तो। इस वेव फ्रंट को हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ये बात उस वक्त भी बताई थी, कल भी बताई थी और आज फिर बता रहे हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, यानी आधा आधा कर दिया। तो अगर हम ए ओ डैश को एक सोर्स माने और ओ डैश बी को दूसरा सोर्स माने, ठीक है, इससे चलने वाली पहली वेव, ठीक है, इससे चलने वाली पहली वेव ये हुई, ठीक है, मतलब ये नीचे वाले सोर्स से पहली वेव 1 डैश मान लीजिए, ठीक है, और ऊपर वाले से पहली वेव ये हुई, तो ये 1 हो गया। तो 1 और 1 डैश यहाँ पे क्या किए होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किए होंगे। इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, मिनिमा क्रिएट हुआ है, यानी इस तरीके से हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अब जो सेपरेशन हो गया, कायदे से एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, ठीक है, तो ये और ये मिनिमम सेपरेशन बिटवीन दीज टू सोर्सेज इज d/2। और अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए डायग्राम थोड़ा छोटा बनता ही है, ठीक है, आप लोग जब स्क्रीनशॉट लेंगे इसको जूम करके देखिएगा, ठीक है। तो ये जब आप परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे, हम कितना भी बड़ा कोशिश करें, लेकिन अगर हाँ ठीक है, चलो ये 90 डिग्री पे है, तो ये अगर P पॉइंट हो गया तो इसको मैं Q पॉइंट मान लेता हूँ। तो यहाँ पे हियर, तो दोबारा एक तरीके से बढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो हियर आपका O डैश Q जो है वो डेल्टा x है, दैट इज पाथ डिफरेंस है, ठीक है। बाकी कहानी सेम टू सेम है, ये O है, D इज द गैप बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। तो अगर ये वाला एंगल θ1 है तो ऑब्वियसली आपको मैंने बहुत अच्छे से इंटरफेरेंस में एक्सप्लेन किया था, ये वाला एंगल भी θ1 होगा। तो ये वाली जो लेंथ है, दिस पार्ट, इसको थोड़ा और डार्क कर दे रहे हैं, ये डेल्टा x हुआ, ये θ1 हुआ, ये d/2 हो गया। तो ट्रायंगल AQO डैश से पार्ट डिफरेंस निकल सकता है। इन ट्रायंगल AQO डैश से पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो साइन θ1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डेल्टा x हो गया और हाइपोटेनियस हो गई d/2। इस प्रकार से
डेल्टा एक्स बराबर कितना हो गया था, d/2 sin थीटा 1। ठीक है, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो सबसे नज़दीक होता है, जो सबसे मिनिमम पाथ डिफरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, λ/2 होता है। और फर्स्ट मिनिमा यहाँ पे सबसे छोटा, यानी सबसे समीपस्थ, सबसे नज़दीक मिनिमा है, इस वजह से सबसे छोटा हम पाथ डिफरेंस यूज़ करेंगे, दैट इज λ/2। तो फॉर फर्स्ट मिनिमा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, धीरे धीरे इसको रब करूँगा। फॉर फर्स्ट मिनिमा अगर मैं बात करूं पहले मिनिमा के लिए, पहले मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू λ/2 होता है, इसलिए तुम्हारा λ/2 इस जगह पे आ गया, बाकी d/2 sin थीटा 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस प्रकार से sin थीटा 1 इज इक्वल टू λ/d हो गया। क्योंकि एंगल छोटे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कुल मिला के यहाँ जैसे आपने पाथ डिफरेंस यहाँ तक निकाल लिया, तो अब थीटा 1 यहाँ से आ जाएगा। थीटा 1 बेसिकली एक तरीके से क्या है, थीटा 1 अगर आप गौर से देखें तो सेंटर रेफरेंस लाइन से एंगल है कि कितनी ऊंचाई पर ये फर्स्ट मिनिमा बन रहा है। एक प्रकार से ये एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा है। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज इसी के आगे काम चलेगा, मिनिमा, ठीक है। तो क्योंकि एंगल छोटे हैं तो sin थीटा 1 कैन बी रिटन एज थीटा 1, ठीक है। तो बिकॉज थीटा 1 इज स्मॉल, देयरफॉर थीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, λ/d। ये आ गया आपका एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। अब मान लीजिए मुझे लीनियर पोजीशन निकालनी। लीनियर पोजीशन क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से अगर मेजर किया जाए, दैट इज कॉल्ड लीनियर पोजीशन, जिसको मैं y1 से लिख दूंगा। तो नाम भी लिख दे रहा हूँ, दिस इज लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर y1 निकालना है तो फिर वही बात, ये है एंगल, ये है आर्क और ये रहा रेडियस, ठीक है। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा के आप कर सकते हो। तो मैं ऊपर का हिस्सा मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे आज जो पढ़ाना है तो फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, बार बार नहीं, ये सब पढ़ा चुके हैं हम आपको, कल बस रिवाइज करा रहे हैं। थीटा 1 इक्वल टू λ/d आया है, इतना याद रखिएगा। थीटा 1 इक्वल टू λ/d आया है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो नाउ बिकॉज एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस है, इसलिए एंगल का काम इस समय थीटा 1 कर रहा है, आर्क y1 का काम कर रहा है, रेडियस का काम d कर रहा है। तो y1 इज इक्वल टू थीटा 1d, क्योंकि थीटा 1 का वैल्यू कितना आया था, λ/d आया था, देयरफॉर यहाँ लिखे दे रहा हूँ। तो y1 इक्वल टू, मतलब थीटा 1 यहाँ प्लेस कर देंगे, तो y1 इक्वल टू λD अपॉन स्क्वायर। ये हो गया लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। तो अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी लीनियर विड्थ और एंगुलर विड्थ कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। चलो रवि कर देते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। Estimation of linear and angular width of central maxima. Estimation of linear and angular width of central maxima. ठीक है, कैसे? जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये अगर रेफरेंस लाइन थी, ये O' पॉइंट था, ये स्क्रीन थी, और अगर हम गौर से देखें तो ये हिस्सा, ठीक है, ऐसे था। अब तो याद हो जाना चाहिए। तो आपका एक ये फर्स्ट मिनिमा था,
और एक ये फर्स्ट मिनिमा है। तो अगर ये रेफरेंस पॉइंट से यहाँ तक ऐसे अगर ड्रॉ करते हैं तो इसे θ1 कहते हैं। कल भी हमने बताया था, बस वो थोड़ा सा सावधानी वाली बात डिस्टर्ब हो गई थी। तो θ1 ये भी हो जाएगा। तो कुल मिला के एंगुलर विड्थ जो θ0 है वो ये हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो यानी कुल मिला के यहाँ पे θ0 अगर हम d इसको मान लें, d की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो कुल मिला के यहाँ पे कंसीडर द सिचुएशन, और यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है उसके बारे में जिक्र कर देते हैं। हियर θ0 इज एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये है ना सेंट्रल मैक्सिमा। चलो बाहर लिखते हैं, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहां से यहां तक का ये आपका लीनियर पोजीशन था, तो कुल मिला के यहां से यहां तक ये टोटल कितना हो गया, इसको y0 कहते हैं। y0 क्या है, ठीक है, एंड θ0 यहाँ पे है क्या, 2θ1 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा चीज y0 क्या है, y0 इज लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जो कि साफ साफ दिख रही है कि y0 किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ y1 के बराबर। ठीक है, तो बड़े आराम से हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो वैल्यू सबकी पता ही है, निकाल दें डायरेक्ट यहीं पे। चलो निकाल दें। इस प्रकार से θ0 बराबर कितना हो गया, 2 लैम्डा बाय d, और इसी प्रकार से y0 कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। खत्म। ठीक है, अब ये सही है। ठीक, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट मैक्सिमा की। ये सेंट्रल मैक्सिमा, अब ये फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा कैसे आया, वैसे यहीं तक जितना होता है, ठीक है, मतलब बोर्ड एग्जाम में, आईएससी के एग्जाम में यहीं तक जो आना होता है आ जाता है, न्यूमेरिकल वगैरह, लेकिन स्टिल जो सिलेबस में वो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट मिनिमा का, एक्सप्लेनेशन करना है। सॉरी, फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मिनिमा का तो कर लिया। फर्स्ट मिनिमा की हेल्प से हमारा क्या कैलकुलेट होके आ गया, फर्स्ट मिनिमा की हेल्प से हमारा कैलकुलेट होके आ गया है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए सब कुछ। अब हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट मैक्सिमा। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, इसी के हिसाब से जनरल फॉर्मूले भी बनेंगे सारे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा और एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा से जनरल फॉर्मूले भी सारे आपके बन जाएंगे। कैसे, देखिए, इमेजिन करने की ज़रूरत है। कंसीडर द सिचुएशन, ये है आपका वो पॉइंट ओ डैश, ये है वो आपकी स्लिट, ये इसका पॉइंट ए, ये इसका पॉइंट बी, ये रेफरेंस लाइन तो ऊपर से बनाते हैं, ये स्क्रीन हो गई, स्क्रीन टेढ़ी हो गई, सीधी बनाते हैं, ये टेढ़ी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें
जी, ये हो गया। अब फर्स्ट मिनिमा कैसे एक्सप्लेन, फर्स्ट मैक्सिमा, ये है अपना फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा, अब इसका एक्सप्लेनेशन करना है। देखिए, चलिए फर्स्ट मिनिमा का जब आपने यहाँ पे जब एक्सप्लेनेशन किया तो आपने ये माना कि ये स्लिट दो छोटी छोटी स्लिट्स की तरह काम कर रही है, जिससे आने वाली वेव्स इस जगह पे जब मिलती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और अल्टीमेटली यहाँ घोर डार्कनेस आ जाती है। यानी बराबर बराबर, क्योंकि आधे आधे हैं, जितनी लाइट इससे आएगी उतनी लाइट इससे आएगी, और जब आधा बराबर बराबर लाइट एक दूसरे को कैंसिल करी होगी तब यहाँ पे टोटल इंटेंसिटी 0 हो गई। मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। मतलब जब आधा इस साइड से जो लाइट आया होगा उतना ही लाइट इस साइड से आया होगा, लेकिन यहाँ पे हो गया होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से टोटल लाइट यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई, टोटल इंटेंसिटी 0 हो गई। अब यहाँ पे तो थोड़ी ब्राइटनेस है ना, यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ के लिए एक तीसरा एक्सप्लेनेशन है अपने पास। और वो ये है कि मान लीजिए कि अब ये स्लिट 3 हिस्से में है। क्यों है अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें ये माना गया कि एक मतलब दिस स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, जो कि पूरी इसकी जो डिस्टेंस थी, पूरी जो विड्थ थी इसकी वो d थी, तो इसको 3 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया गया है। इसको चलो हम c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। तो एक पार्ट ये हो गया, इसकी पहली रे यहाँ मिली, उसी प्रकार ये सेकेंड हाफ, सेकेंड 1/3 जो है उसकी रे भी यहाँ मिली, तो उसी प्रकार ये तीसरे वाले पार्ट की भी रे यहाँ मिली। क्यों? अभी कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये अच्छी बकवास चल रही है, तो बकवास नहीं चल रही है, हाइगन का प्रिंसिपल है। हाइगन ने यही कहा था कि एक बड़े से सोर्स को एक वेव फ्रंट में लाई करने वाला हर पार्टिकल एक नए सोर्स की तरह काम करता है। तो मैंने वही किया, ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट के ऊपर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब नए सोर्स हैं। तो हमने फिलहाल उनको बांट लिया है 3 इक्वल पार्ट्स में। तो बात आप समझ पा रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में हमने बांट लिया है इसको। तो इस जगह पे जब एक सोर्स, दूसरा सोर्स और तीसरा सोर्स लाइट रेस चारों तरफ फैलाते हैं, तो सबने क्या किया होगा, लाइट रेस को यहाँ पे सारे सोर्स से निकलने वाली लाइट रेस यहाँ मीट कर गई होंगी। आई बात समझ में? तो हुआ क्या, थोड़ा सा ब्राइटनेस आ गया, उतना ब्राइटनेस नहीं आ पाया। तो दिमाग क्या लगाया गया, ये लगाया गया कि ऐसा हुआ होगा कि 2 लाइट वेव्स, करस्पॉन्डिंग 2 लाइट वेव्स के बीच में हो गया होगा क्या, मतलब अब एक पार्ट AC और CD, इसमें हो गया होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो एक इकलौता रह गया DB वो अकेले बचा। मेरी बात समझिए, यानी एक तरीके से मोटी भाषा में कहा जाए तो AC वाले पार्ट और CD वाले पार्ट ने एक दूसरे को काट मार डाला। काट मार डाला मतलब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लिया। तो जब दो ने एक दूसरे को, वही कहावत नहीं है कि 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा, तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है। AC ने CD के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, जिससे AC वाले पार्ट की इंटेंसिटी ने CD वाले पार्ट की इंटेंसिटी को ख़त्म कर दिया। यानी एक तरीके से 1/3 पार्ट ऑफ इंटेंसिटी, 3 1/3 है, इससे आधी 1/3 इंटेंसिटी आएगी, इससे 1/3, इससे 1/3, ऊपर वाले दोनों की इंटेंसिटी ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो जो बची है थोड़ी बहुत, वो थर्ड वाले पार्ट की, वही यहाँ पे दिख रही है। यानी मोटी सी बात ये है कि इसने और इसने जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो इन दोनों की इंटेंसिटीज का रिजल्ट वही हुआ जो फर्स्ट मिनिमा में हुआ था। फर्स्ट मिनिमा में क्या हुआ था कि आधे आधे में किया था, दोनों की बराबर बराबर इंटेंसिटी थी, और इस जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था तो टोटल इंटेंसिटी हो गई कट मिल के 0, इसलिए प्योर डार्क हो गया। यहाँ पे क्या दिमाग लगाया जा रहा है कि 3 पार्ट में है, 3 पार्ट में मान लीजिए इस पार्ट की जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई तो एक पार्ट की जो रह गई वो यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्राइटनेस दे पा रही है। यानी यहाँ भी कैलकुलेशन किसकी हेल्प से होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हेल्प से होगा। यानी एक्सप्लेनेशन में हम ये लिख सकते हैं, हियर
फर्स्ट मैक्सिमा is formed due to destructive interference of one third part of slit, part of wavefront, 1/3 part of wavefront with nearest 1/3 part of other wavefront। यानी कुल मिला के यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर इसकी पहली रे 1 है, इसकी 1 डैश है, इसकी 1 डबल डैश है, तो 1 और 1 डैश ने एक दूसरे के साथ क्या किया होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया होगा। ये d/3 हो गया। तो अब अगर आप पाथ डिफरेंस फिर से बनाएंगे, वही चीज सेम, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस का वही तरीका है, 90 डिग्री पे गिरा ये, ठीक है, ये पॉइंट हो गया CQ। तो CQ यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा? पाथ डिफरेंस, ठीक है, CQ पाथ डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा x। चलो मैं अलग से लिख देता हूँ, डेल्टा x, और इसको मैं, इस एंगल को मैं कह दे रहा हूँ कितना, तो ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको मैं कह दे रहा हूँ फिर से θ1। तो यहाँ पे θ1 क्या है? इस बार θ1 है एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, और अगर ये O लिख दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक ले लिया जाए, तो इसको मैं y1 लिख दे रहा हूँ, ये हो गया लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, हियर θ1 इज एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा and y1 is linear position of first maximum। अब सवाल उठता है कि इनकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी, जिसको हम लोग कल देखेंगे। यथास्थिति